तो उसका पहला जो वाक्य होता है वो यही होता है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कहाँ है। निश्चित तौर पर कोई भी, चाहे हम भी पुलिस में है, हम भी कहीं पर अगर जाम में फंसे तो हमें लगता है कि यार इस थाना क्षेत्र का या चौकी क्षेत्र का पुलिस वाला कहाँ पर है, जो है जाम में क्यों, वो सारी चीज़। तो निश्चित तौर पर पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है एक सुगम यातायात व्यवस्था को बनाए रखना, और प्रत्येक व्यक्ति जो अपने, चाहे वो कार्य कर रहा है, चाहे वो आयोजन कर रहा है, उसमें एक बेहतर व्यवस्था को दी जाने की जो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की है, और सबकी अपेक्षाएं भी पुलिस से होती हैं। तो इस क्रम में सभी समस्याओं को लेकर के लगभग आपके उनसे जो समस्याएं थी उसको लेकर के वार्ता हुई है। मैं आप ही में से पूछना चाहूँगा, यदि कोई ऐसा बिंदु रह गया हो जो किसी के मन में हो, वो चाहता हो कि ये इस फोरम में आना चाहिए जिससे कि समस्या का समाधान हो सके, तो प्लीज़ आप में से कोई भी जिसकी अपनी एसोसिएशन संबंधित हो या कोई ऐसी समस्या हो और या कोई ऐसी अपेक्षा हो, तो आप अभी भी जो 6 बिंदु हैं इनके अतिरिक्त यदि किसी की है तो प्लीज़ आप बोल सकते हैं। नहीं तो फिर मैं संबंधित हमारे यहाँ पर तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से भी हैं और नगर निगम से हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी सर भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो मैं, अच्छा, रुपेंद्र नागर जी को कोई बातें ऐड कर रही हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ। सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, मेरा नाम रुपेंद्र नागर है और विवाह समारोह संघ समिति का सह संयोजक और कैटरर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अभी जो पिछले दिनों हम सब व्यापारियों ने आपस में चर्चा की कि हम 12 बजे के बाद फूडिंग करने में असमर्थ रहेंगे। माननीय सीओ साहब ने भी वही बात रखी, क्योंकि हमें कोई ना कोई एक लाइन तय करनी पड़ेगी। दबाव नहीं है, लेकिन हम जब उसको दिनचर्या में ले आएंगे, ये हमारा प्रयास था कि हम 12 बजे के बाद फूड ना लें। और ऐसी बात हम एक बैंड के लिए रखी कि 10 बजे के बाद किसी भी कीमत पर हम सड़कों पर बैंड नहीं बनने देंगे, क्योंकि शहर हमारा है, इसको सुधारने की, इसकी सुरक्षा की, इसकी ट्रैफिक की, इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। 12 बजे वाले में जो विषय रखा गया है वो उसके बहुत कारण है, क्योंकि फूड जब हमारे कारीगर, हमारे स्टाफ जो बनाता है वो सुबह से उसकी तैयारी करता है। एक टाइम के बाद उसकी पावर, उसकी एनर्जी, उसकी ताकत, उसकी शुद्धता खत्म होती जाती है, क्योंकि जो फूडिंग सुबह से स्टार्ट होती है वो 12 बजे के बाद अगर उसे हम सर्व करेंगे, कहीं ना कहीं उससे नुकसान की संभावना बनी रहती है और कहीं ना कहीं उससे बहुत गलत इफेक्ट पड़ने के भी चांस रहते हैं। तो ये सारे विषयों को हमने केंद्रित करते हुए एक निर्णय लिया है। कैटरर एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट की अपनी विवाह समारोह संघ समिति से, तो ये तय हुआ कि हम 12 बजे के बाद किसी भी कीमत पर फूड सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जिससे कि समारोह को हम बहुत सुंदर ढंग से संपन्न कर रहे हैं। क्योंकि विवाह समारोह जब किसी इवेंट से टीम को दिया जाता है, बैंकेट होता है, हम कैटरर्स को जो जिम्मेदारी दी जाती है, हमारी जिम्मेदारी टेंट, लाइट, डीजे, बैंकेट, बैंड, कैटरर्स, साउंड, ये सारी जिम्मेदारी होती है। तो हम चाहते हैं कि वो इवेंट जिसका भी आयोजन हो वो सुंदर ढंग से निपटे। तो फूड को हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया कि 12 बजे के बाद किसी कीमत पर फूड सप्लाई नहीं करेंगे, और बैंड हमारा किसी भी कीमत पर 10 बजे के बाद सड़कों पर नहीं बजेगा। ये सारी बात हमने रिक्वेस्ट में भी रखी है और समिति ने भी बिल्कुल ठोस निर्णय लिया है, क्योंकि पूर्व में कई घटनाएं हो चुकी हैं। फूडिंग के मामले को लेकर हल्द्वानी शहर में 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके दुष्परिणाम हुए, जो जानों पे तक आ गई है। क्योंकि लेट नाइट होते आता है तो आदमी दिशा भ्रमित हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से और सभी हमारी टीम की तरफ से कि इन दोनों बातों को बहुत विषय दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू रुपेंद्र नागर जी। मैं जी मैडम, यार माइक नहीं है मेरे पास, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक बहुत अच्छा विषय रखा है ये कि 10 बजे के बाद बैंड ना बजे, ये उच्च न्यायालय का आदेश है और हम सबको इसका पालन करना चाहिए। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बस हमारा पुलिस प्रशासन से ये आग्रह है कि हम जो बैंकेट हॉल तक बारात ले जाते हैं और जो कैटरिंग वाले हो या बैंकेट हॉल वाले हो, वो पार्टी से इतना कहें कि जो चाय पानी की व्यवस्था होती है वो बैंकेट हॉल से 200 मीटर या 500 मीटर तक निश्चित हो, ताकि रूट हो बारात चढ़ने का।
200 मीटर या 500 मीटर तक ही बारात चढ़े, उस पीरियड में वो ना तो जाम लगेगा और उसकी एक निश्चित जगह रहेगी कि हाँ इतने जगह में हमें बारात चढ़ानी है। जी थैंक यू। मैं सर, क्योंकि इस तरह की मीटिंग आप सब लोग पुराने चेहरे हैं, आप लोगों को याद होगी, विगत वर्ष में भी इस प्रकार की मीटिंग हुई थी और बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए थे सर्वसम्मति से, आपसी उस पर जो सुरक्षा से संबंधित थे। पहली चीज जो भाई ने बताया कि बैंक्वेट हॉल से जो पैदल शादी का पहुंचने का, बैंक्वेट हॉल तक पहुंचने का जो आवागमन वाला जो क्राइटेरिया है उसका, उसमें ये पहले भी बात आई थी कि उसको कम रखा जाए ताकि सड़क कम मतलब क्योंकि पैदल जब डांस करते हुए चलते हैं या बैंड बाजा लेकर के, तो वहां पर वो लोग अपनी धुन में होते हैं, कई लोग शराब पिए होते हैं या कोई भी इस तरह की चीजों का सेवन किए होते हैं, तो उस समय पर यातायात व्यवस्था काफी हद तक प्रभावित होती है। तो पहले भी ये चीज तय हुई थी सर कि बैंक्वेट हॉल के पास में ही कोई ऐसा वो रखा जाए जहां पर सूक्ष्म जलपान के बाद बारात वहां से फिर वो पैदल मूवमेंट करेगी। एक चीज ये थी। दूसरा, सीसीटीवी को लेकर के क्लियरली इंस्ट्रक्शन पारित हुए थे। पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे बैंक्वेट हॉल्स थे जिनमें सीसीटीवी नहीं थे, तो इसमें आप लोग इसको थोड़ा सा सिक्योरिटी के पर्पज से इसको बिल्कुल इंश्योर कीजिएगा कि आपके बैंक्वेट हॉल में जो ऐसे एरियाज जहां पर कोई भी इस तरह की घटना या वो हो सकती है जिसमें भविष्य के लिए अगर कोई चीज हो तो आप अपना पक्ष साबित कर सकें, वहां पर आपके सीसीटीवी प्रॉपर वर्किंग अवस्था में हो और उनको आप चेक भी कर लें। और ऐसा ना हो कि सीसीटीवी इतने लो क्वालिटी के हो कि लगा तो रखे हैं फॉर्मेलिटी के लिए कि पास कर दिया, लेकिन जब हमको जरूरत पड़ी तो उसमें हम उसका विजन जो है वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें ना आए। दूसरा, एक मुखानी में बहुत बड़ी घटना हुई थी शादी के टाइम पर, क्योंकि बैंक्वेट हॉल या किसी भी जगह पर जब शादी का आयोजन होता है तो बहुत सारे जो विवाह समारोह में आए हुए परिवार हैं या महिलाएं हैं या जिसके घर में शादी है, वो जो परिवार होता है वो मानसिक तौर पर इतना थका हुआ होता है, उनमें चीजों का ध्यान नहीं होता है कई बार। तो वहां से ज्वेलरी का पूरा बैग गायब हो गया था। लेकिन सर मैं इसमें संज्ञान में डालना चाहूंगा, लेकिन वो एक अच्छी बात थी कि मुखानी का हमारी जो चीता या रात्रि गश्त जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, उन्होंने मुखानी चौराहे पर रात्रि में आ रहे कुछ बच्चों को जो लाइट्स और जनरेटर लेकर के चलते हैं उनको रोका था और उनके फोटोग्राफ्स लिए थे। लेकिन रात में तो अब जब चीजें पता ही नहीं है तो कुछ नहीं, उन्होंने ये कार्रवाई करने के बाद में फोटोग्राफ्स और वो लेने के बाद में वो चले गए थे। अगले दिन जब हल्ला मचा कि वहां से करीब 10 से 12 लाख का जेवर गायब हो गया है, और जब पुलिस ने इंक्वायरी करी और जब सीसीटीवी को देखा गया और पूरे रूट को जब क्लियर किया गया तो उनमें 2 बच्चे मध्य प्रदेश के थे सर। एक पर्टिकुलर वहां पर क्रिमिनल ट्राइब गांव है, वहां से वो बच्चे आकर के वहां से उन्होंने पर्स चोरी करा था और उस पूरे ज्वेलरी के बॉक्स को उन्होंने ले जाके बड़ों को दिया था। और सुबह वो लोग मंगल पड़ाव के किसी होटल में ठहरे हुए थे और वहां से वो सुबह गायब हो गए थे। उसमें फिर एमपी पे जाकर के पूरा फोर्स गया था, उसमें बहुत कम लोग ट्रैक हुए थे, लेकिन कुछ माल मिला था। उसमें पुलिस को बहुत सारी चीजों का मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो पहली चीज, लाइट वाले, बैंड वाले या जो भी हमारे जनरेटर या जो बैंक्वेट हॉल में किसी भी व्यक्ति को रख रहे हैं, चाहे वो वेटर के लिए रख रहे हैं या किसी भी प्रकार के नाबालिग, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को रखते हैं, उसमें बच्चे हमारी गड्ढा बस्ती के भी होते हैं, गबरू बस्ती के भी, ढोलक बस्ती के, उनका किसी भी प्रकार का कोई सत्यापन नहीं होता क्योंकि उनका आधार कार्ड ही नहीं होता है। वो बस वहां से पकड़ते हैं और लाइट दे दी, 200-400 रुपए दिया और वो अपना लाइट लेकर के चलते हैं या जनरेटर खींच करके चलते हैं। तो पहली चीज ये इंश्योर कर लीजिए कि आपके उस पर कोई भी व्यक्ति यदि कार्य कर रहा है, चाहे वो लाइट लेके चल रहा है, चाहे जनरेटर, चाहे ठेले को धक्का दे रहा है, वो आपके पूरे नॉलेज में होना चाहिए, उसका पूरा डाटा और डिटेल आपके पास में होना चाहिए। और वो डाटा और डिटेल आप पूरी सूची बना करके या तो बैंक्वेट हॉल को उपलब्ध कराएंगे, बैंक्वेट हॉल के जो वहां पर वो ऑनर है, और या फिर नजदीकी थाना चौकी को आप देंगे, ताकि कभी भी कोई ऐसी चीज हो तो आपका वो रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि कल के दिन आपसे पूछा तो आपने ये जवाब दिया कि सर वो हमने तो वही अड्डे से उठा लिया, हम तो जानते भी नहीं सर वो कौन है और क्या है। इस
अगर इस प्रकार की कोई भी चीजें अगर होगी तो नेग्लिजेंसी का दोषी, अगर नेग्लिजेंसी जानबूझ करके है तो वो क्रिमिनल इंटेंशन बन जाता है, फिर आप उसके सहभागी मान लिए जाएंगे। ये कानूनी टर्म है, तो इसको आप फुलफिल करिएगा ताकि अगर कल के दिन इन्वेस्टिगेशन में ये चीज आए तो आप अपना डाटा प्रस्तुत कर सके कि सर हमने आपकी गाइडलाइन को फॉलो किया है, ये व्यक्ति फलाना था, बहेड़ी का था, बरेली का था, यहाँ का था। फिर वो काम पुलिस का है कि उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है या जो भी उसका एक्ट है उसको वो करे जिससे कि आप बच सकें। अगर आप ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये विगत घटनाएं कई बैंकेट हॉल्स में होती हैं और इसमें इस तरह की चीजें निकलती है कि वो घूमते हुए बच्चे इस प्रकार का एक्ट करते हैं। दूसरा जो 10 बजे तक की उस पर है, ये बहुत अच्छी बात है कि ज्यादातर बैंकेट हॉल्स में 10 बजे के बाद डीजे बजाया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन जो हमारे 2019 और 2021 में जारी हुई है उनको लेकर के प्रतिबंधित का पूरा बोर्ड लगा हुआ है। और अब लोगों की आदत में भी शुमार हो चुका है कि 10 बजे के बाद बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं और वो जनरली कहता है कि भाई मैं इसमें ही कर दूंगा, नहीं तो पुलिस आएगी और मुझे उठा के ले जाएगी। वही चीज बैंड बाजे वालों पर भी है, उसमें क्लियरली ऑर्डर है, ढोल ताशे दमाऊ जो भी इस तरह की चीजें हैं वो रात्रि 10 बजे के बाद उसकी अनुमति नहीं है। तो आप भी इन चीजों को लेकर के आपके जो ठेले या कोई भी चीज होते हैं उस पर आप एक फ्लेक्सी इस तरह की चीजों को लगा सकते हैं और साथ ही जो आपका गाने या जो भी माइक वो होगा उस पर भी आप चीजों को बताएंगे तो एक लोगों की एक प्रैक्टिस बनाने के लिए समय लगेगा, लेकिन जब आप कहते हैं तो कम से कम आप अपनी जिम्मेदारियों से चीजों को लोगों को बता पाते हैं। तीसरा सर इसमें यह तय हुआ था कि जो बैंकेट हॉल है, बैंकेट हॉल के माध्यम से जब बुकिंग या कोई भी चीज आती है तो जो दोनों ही पक्ष हैं उनसे एक निर्धारित पैटर्न में फॉर्म बनाया गया था जिसमें उस चीजों को फुलफिल करना था और वो फॉर्म संबंधित वो लोकल थाना या चौकी को सूचित करेंगे, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि एक दिन शहर में माना कोई ऐसा सीजन का टाइम है जिसमें पर्टिकुलर डेट में बहुत बड़ा लगन हो, जैसे 20 तारीख में या 17, 18, 19 में, तो उस समय पर यह पता होता है कि किस जगह किस बैंकेट हॉल और किस रूट पर ज्यादा शादियों का आयोजन होना है, तो उस समय पर उन जगहों पर पुलिस की व्यवस्था उस प्रकार से की जा सके। क्योंकि होता कई बार यह है कि माना मुखानी में 10 जगह पर बैंकेट हॉल में शादी है और केवल वहां का अकेला पुलिस बल 4 कांस्टेबल लेकर के उस व्यवस्था को संभाल रहा, तो पूरा शहर जाम होता है। जब पहले से ये सूचना होती है कि आज पर्टिकुलर डेट में इस क्षेत्र के इतने बैंकेट हॉल में इतनी जगह शादी का आयोजन है, तो सीओ साहब के स्तर से एसपी सिटी सर के स्तर पर सर्किल क्षेत्र से और जगह से अन्यत्र पुलिस बल उनको उपलब्ध कराया जा सके, जिससे हमारी जाम की व्यवस्था में सुधार हो और जाम लगने की चीजों की प्रवृत्ति को कमी हो। तो ये थोड़ा सा बैंकेट हॉल स्वामी जितने भी हैं, आप लोग इस चीज को जो भी आपके बुकिंग से वो आते हैं उसका एक निर्धारित फॉर्म पिछली बार तय किया गया था, उस पैटर्न को आप भर लीजिएगा और अंडरटेकिंग संबंधित उनसे ले लें। एक बार आतिशबाजी को लेकर के यहाँ पर जो रखी गई कि आतिशबाजी को होनी चाहिए, देखिए अभी एज ए पुलिस ऑफिसर और एज ए बिजनेसमैन अगर छोड़ दिया जाए, एक सामान्य परिवार में खुशी के माहौल के व्यक्ति के तौर पर समझा जाए, तो शादी एक बार होती है जीवन में, तो प्रत्येक व्यक्ति और परिवार की अपनी अपेक्षाएं होती है कि हम पूरे जश्न के साथ में, पूरे हर्षोल्लास के साथ में उस चीजों को मनाएं। बस हमारा पर्पज ये है कि सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए चीजों को करा जाए। तो जो बैंकेट हॉल उस पर जो ये करा जा रहा है, तो वहां पर उस चीज की एक अंडरटेकिंग उसमें मेंशन कर दिया जाए कि जो भी शादी के समारोह में आतिशबाजी यदि किसी भी पक्ष द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तो सुरक्षा उपायों के साथ यूज की जाएगी। यदि उसके फलस्वरूप कोई दुर्घटना होती है तो उत्तरदायित्व संबंधित फलाना शादी के जो भी वर पक्ष या वधु पक्ष उनका होगा। केवल आपने ये भी लिखवा करके अंडरटेकिंग ले ली, तो उससे क्या होगा, चीजें काफी हद तक कंट्रोल है। क्योंकि आतिशबाजी बंद करा देना कि आतिशबाजी नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा एक इलॉजिकल हो जाता है और वो थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी नहीं आ पाएगा। तो उसके बाद चीजें ये होती है कि अगर कोई ऑर्डर जारी हो गया तो उसकी कंप्लाइंस कराना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे कोई भी हम शर्तें या अधिरोपण नहीं करेंगे जिसका कंप्लाइंस कराना थोड़ा मुश्किल हो या लोगों को मतलब ऐसा लगे कि हम ही पर क्यों ऐसा सब चीजें होगा। तो ये थोड़ी सी चीजें बात है। मैं नगर निगम से डॉक्टर सर यहाँ पर उपस्थित है, आप नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर के प्रकाश डालें। मीटिंग में कोतवाली में और समस्त बैंकेट और स्वामी जो यहाँ उपस्थित हैं, ये आज बहुत अच्छा ये एक मीटिंग रखी हुई है, क्योंकि हमारी भी कुछ समस्याएं इसमें आती हैं जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन हमारी बड़ी गंभीर समस्या बनती है, बाद में वो पूरे समाज के लिए बनती है। सबसे पहले तो मैं सारे बैंकेट हॉल स्वामी का धन्यवाद करूँगा कि लगभग सभी हमें यूजर चार्जेस दे रहे हैं। तो यूजर चार्जेस का मतलब ये नहीं कि हमें पैसा मिल रहा है,
यूजर चार्जेस का मतलब ये है कि कूड़ा इधर उधर नहीं फेंका जा रहा है, नियम से निगम को दिया जा रहा है और निगम उसको अपने स्तर से उसका निस्तारण कर रहा है। और दूसरा जो बात अभी आई थी इसमें विवाद की है शादी में पटाखे की, तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, पटाखे हम जलाते हैं और खासकर जब हम खाना बनाते हैं तो जो आपके तंदूर और अन्य सामान होते हैं तो आप क्या करते हैं, कई बार कूड़ा हमें मिक्स करके देते हैं, उसमें आपके कोयले, कोई जला हुआ पटाखा इत्यादि आके हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता है और फिर आपने देखा वो हमारे लिए कम से कम 2-3 महीने का स्पर्धा हो जाता है उसको बुझाना। तो मेरा आपसे मतलब विनम्र ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आप इस टाइप का हमें कूड़ा दें तो आप उसको एक बार चेक कर लें कि उसमें इस तरह का कोई ज्वलनशील पदार्थ ना आए। और दूसरा शादियों में ये भी देखने में आता है कि जब शादी होती है तो लोग अपना जो भी खाना पीना आदि इत्यादि करते हैं तो जो आपकी सड़कें वो सब सड़कों में फैला देते हैं, बैंकेट हॉल में फैलाया जाता है। बैंकेट हॉल आप साफ भी कर लेते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आपकी पार्किंग होती है या पार्किंग के अगल बगल के प्लॉट होते हैं वो भी अत्यधिक गंदे हो जाते हैं। ठीक है, हम अपने स्तर से उनको साफ कराते हैं, लेकिन ये आपका भी दायित्व है कि आप उस चीज़ को देखें, क्योंकि अनिशा की स्थिति में फिर उसमें वही नोटिस और ये सब होता है और ऐसे जब माहौल अच्छा था तो हम लोग आप लोग अपनी ओर से भी उसमें सावधानी बरतेंगे। दूसरा जो था अभी बात आई है डीजे बैंड की, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सीधा सा है कि क्योंकि आप पैसा ले रहे हैं उस चीज़ का तो व्यावसायिक गतिविधि में आता है, वो कमर्शियल एक्टिविटीज है, तो उसमें डेसिबल्स है कि 10 बजे कितना बजना है, 10 बजे के बाद क्या होगा। तो आप लोगों से नियम यही है कि 10 बजे के बाद तो आप डीजे बजाइए ही नहीं, और जो बैंड वाले आए हैं उनको भी ये क्लियर कट में कर दूँ कि 10 बजे के बाद एक बनी का जो लेवल है उससे ज़्यादा आप नहीं बजा सकते हैं, नहीं तो निगम उसके लिए अधिकृत है कि वो आपका चालान भी कर सकता है और वो चीज़ को सीज भी कर सकता है आपकी। तो मैं इतना ही कहूँगा, बाकी ये है कि आप साफ सफाई के साथ काम करें। और फूड की 12 बजे तक बात आई है, फूड वाले लोग यहाँ पे आए हुए, ये आप ही लोगों के लिए नहीं है, ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। आप एक शादी की तैयारी का एक दिन पहले से तैयारी शुरू करते हैं, सामान ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, और वो 24 घंटे तक ऐसा ही खुला पड़ा है, तो कभी ना कभी किसी स्थिति में फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। ये बहुत बढ़िया आप लोगों ने कहा है कि 12 बजे तक सर्व नहीं करेंगे, मेरा बच्चा था मैं कहते 11 बजे की बात भी ना करें, है ना, लेकिन ठीक है वो आप लोगों ने निकाला है। बाकी मेरा इतना ही है, स्वच्छ से रहें, स्वस्थ रहें और शहर को स्वच्छ रखें। थैंक यू डॉक्टर सर। अभी सीओ सर की ओर से एक सुझाव आया था और ये अच्छा भी है क्योंकि टेक्निक का जमाना है तो उसका प्रयोग होना चाहिए सभी जगह। इसमें जो हमारे विवाह समारोह संयुक्त संघर्ष समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं और जो भी, वो आप एक चयनित कर लीजिएगा किसी को, एक व्हाट्सएप ग्रुप अभी इस बीच में आप एक क्रिएट कर दीजिएगा या आपका होगा, तो उसमें मतलब एक ऐसा जिसमें कि आप ऑफिशियली चीज़ों को लेकर के मैसेज करें, उसमें आप हमारे जितने भी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं, संबंधित थाने के थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज जो हैं, उनके नंबर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, उनको आप एड ऑन कर लीजिएगा, ताकि उससे उस ग्रुप में इस चीज़ का ये रहे कि जो अभी हमने बात कही कि पर्टिकुलर किसी डेट में किसी जगह पर ज़्यादा शादी या कोई भी चीज़ है तो आप उसकी सूचना उस ग्रुप में प्रेषित कर सकें, ताकि सब लोग उसको लेकर के अवेयर हो जाए। और जिन शर्तों की उस पर बात हुई है वो आप सभी लोगों ने उस पर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सब उस पर पूर्ण रूप से उसका पालन करेंगे और आपसे सहयोग से सारी शहर की सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए, यातायात व्यवस्था को भी सुगमता से रखते हुए और बेहतर व्यवस्था देने का काम आपसी सहयोग से चलेगा। मैं इसी क्रम में, क्योंकि फूड सेफ्टी बहुत बड़ा एक विषय है, चाहे वो त्योहारी सीजन हो चाहे शादी का सीजन हो, इस समय पर ऐसी काफ़ी चीज़ें समस्याएं आती हैं और शिकायतें भी आती है। तो फूड सेफ्टी को लेकर के हमारे फूड विभाग से हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप उसके नॉर्म्स और किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए इन सब कार्यक्रमों में उस पर प्रकाश डालें। थैंक यू। थैंक यू। ये अब शादी का जो त्यौहार आ रहा है, इसमें शादी में सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है कि लोग ठीक से खाना खा लें और किसी तरह की कोई फूड एडल्ट्रेशन या कोई फूड पॉइजनिंग ना हो। जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है तब दिक्कत आती है कार्रवाई की। एक तो मैं ये जरूर कह दूँ कि आप सब लोग बैंकेट हॉल वाले हैं या कैटरिंग कर रहे हैं, एक तो विदाउट लाइसेंस कोई भी लोग काम ना करें, क्योंकि तो बिना लाइसेंस एक तो दिक्कत ये होती है किसी भी तरह की कोई दुर्घटना अगर किसी शादी में बाई चांस हो जाए तो जिम्मेदारी तय करने का नंबर आता है। तो अगर आपका बैंकेट हॉल है या आप कैटरिंग कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से लाइसेंस लिए बिना काम करना इलीगल है और इसमें 10 लाख रुपए तक का फाइन है। पहले सजा भी थी, सजा को खत्म कर दिया है, लेकिन बहुत सख्त फाइन है। सख्त फाइन इसीलिए है कि अगर बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं, किसी एक ही गलती की वजह से 500 1000 लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है तो बड़ी दिक्कत है।
लेकिन इसमें जिम्मेदारी तय करने में दिक्कत इसलिए होती है कि अगर मान लो कोई विदाउट लाइसेंस है, कैटरिंग का लाइसेंस नहीं है, तो ये तय कर पाना कि इस शादी में जो कैटरिंग हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ी मुश्किल होती है। तो अगर कैटरिंग तो आपका बैंकेट हॉल है, आप खुद कैटरिंग कर रहे हैं, तो अपने नाम से कैटरिंग का लाइसेंस लीजिए। अगर बाहर वाले को किसी कैटरिंग दे रहे हैं तो उसका लाइसेंस लेकर ही उसको कैटरिंग करने दीजिए। कोई भी आदमी आकर आपके यहाँ अगर कैटरिंग कर रहा है तो जिम्मेदार आप हैं। तो अगर किसी से आप कैटरिंग करवा रहे हो तो पहले उसका लाइसेंस चेक कर लो, क्योंकि आपके प्रेमिसेस में, आपकी बिल्डिंग में वो काम कर रहा है और आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। और जो जैसा अभी पुलिस ने बताया कि फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें अच्छा होगा कि अगर ये भी जोड़ लिया जाए कि कैटरर कौन है और उसका लाइसेंस नंबर क्या है। तो इससे सबसे बड़ी आसानी ये होती है कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो एक पर्सन को, जिम्मेदार आदमी को पकड़ सकते हैं, वो भाग नहीं सकता कहीं। तो पहली बात तो ये कि कोई भी जो बैंकेट हॉल वाले हैं लाइसेंस के बिना ना काम करें, क्योंकि हम लोग भी ड्राइव चला रहे हैं, पहले भी हमने चलाई है। तो जो विदाउट लाइसेंस मिलेगा तो उसमें केस डाल के हम कार्रवाई करेंगे। अगर आप किसी बाहर वाले को कैटरिंग का काम दे रहे हैं तो उसका लाइसेंस चेक कर ले, और लाइसेंस है तभी उसको काम दे, और उसके लाइसेंस की कॉपी, कम से कम एक नंबर जरूर रख ले लाइसेंस का, ताकि जिम्मेदारी तो वो ले। तो इसको आप बिल्कुल इसको इंश्योर करिए, इसमें किसी तरह की वो बात। दूसरा एक चीज़ और है, कुछ लोगों ने अपने बैंकेट हॉल के अलावा कारखाने भी बनाए हुए हैं, तो लाइसेंस अपने कारखाने का भी लें। लाइसेंस का मतलब ये होता है कि विभाग आप पर पूरे साल नज़र रखता है। नज़र रखने का मतलब ये है कि हमारे विभाग के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ मानक हैं। अगर लाइसेंस में हो तो हमारे अधिकारी वहाँ जाते रहते हैं, कमियाँ बताते रहते हैं। एक आदमी आपको टोकने वाला रहेगा तो परेशानी तो आपको हो सकती है महसूस, लेकिन जितनी बार आपको लगेगा हम हर बार आपका इम्प्रूवमेंट कराएंगे। इसके अलावा हमारा विभाग ट्रेनिंग भी कराता है, कभी पैसा होता है तो फ्री में भी कराते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं है। तो आप लोगों को अच्छा ये होगा कि अगर आप 4-5 घंटे भी निकाल सकते हैं तो फूड सेफ्टी की सब लोगों को विभाग ट्रेनिंग करा सकता है। आप कभी भी आकर मिल लीजिए, सबकी ट्रेनिंग भी करा देंगे। तो ये जरूर आप देखिए। दूसरा एक ये जरूर है, क्वालिटी का इशू आता है कि वहाँ जो खाना आ रहा है वो प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी का हो। अब क्योंकि बहुत बड़े नाम से सबको बताना तो ठीक नहीं, समय नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि जिससे भी सामान ले, रॉ मटेरियल बिल के साथ ले, क्योंकि आपके अगर खाना आपने सही बनाया है लेकिन रॉ मटेरियल में कमी है तो उस जिम्मेदार आदमी तक तभी पहुंच पाएंगे जब तक आपके पास बिल होगा। तो बिना बिल के कोई सामान ना खरीदें। एक जो एक बहुत बड़ा इशू है कि शादी में पनीर की जो एक है कि पनीर की बहुत सप्लाई होती है। अक्सर लोगों का ये रहता है कि साहब खराब क्वालिटी का पनीर आ रहा है, मिलावटी पनीर आ रहा है। लेकिन ये सब हम अगर बताएंगे, आप लोग सब इसी फील्ड में हो, मोटे बात ये है कि जब आप रेट में समझौता करोगे, सस्ते से सस्ता खरीदने की कोशिश करोगे तो सामने वाला उसका रास्ता निकालेगा। तो आपस में आप लोग सब लोग जानते हो, हम लोग पनीर में अभी केस भी फाइल कर रहे हैं काफ़ी लोगों का, क्रिमिनल केस में बचेंगे भी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति ना आए, आप लोग आपस में ही तय करो कि जो लोग खराब सामान बेचते हैं, सबको पता होता है आपस में, तो उन लोगों का बहिष्कार आप अपने आप करो ताकि किसी तरह का शिकायत ना आए और हमारे विभाग को बीच में इंटरव्यू ना करना पड़े। आप सभी लोग बढ़िया काम करें और मानक जहाँ तक बात है, अच्छा ये होगा कि आप सब लोग ट्रेनिंग ले लें, लाइसेंस लेकर काम करें और उस लाइसेंस नंबर को जो पुलिस ने फॉर्म दिया है उसमें सबको इन्फॉर्म करा दें। और अगर आप लोगों ने कुछ गाड़ियाँ ली हुई हैं, जिस गाड़ी से आप अपना सामान ट्रांसपोर्ट करते हो, तो उस गाड़ी का नंबर भी डिपार्टमेंट के लाइसेंस में एनरोल कराएं, क्योंकि बाहर गाड़ी घूम रही है, किसी कैटरर के नाम से घूम रही है, उससे बात नहीं बनती। अगर आपकी गाड़ी है, आपने कैटरिंग के लिए लाइसेंस लिया है, तो उस गाड़ी को भी उसमें एनरोल कराइए। दूसरा, लाइसेंस कैटरिंग का ही हो, ऐसा ना हो कि मिठाई की दुकान का लाइसेंस लेकर आप कैटरिंग कर रहे हैं। हर चीज़ की नॉर्म्स अलग है, ट्रेनिंग अलग है, मानक अलग है। जब आप कैटरिंग के रूप में विभाग से जुड़ेंगे तो उसी तरह की नॉर्म्स आपको बताई जाएंगी, उसी तरह के कागज मांगेंगे और उसी तरह की ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, थैंक यू। सर, मैं थोड़ा सा क्लियर आपसे ये कराना चाहता हूँ कि इसमें जैसे लाइसेंस अगर किसी का नहीं है, अभी तक अगर नहीं माना, तो उसकी लाइसेंस की प्रक्रिया क्या रहेगी और उसमें कितना टाइम मतलब वो रहेगा कि कितने समय में लाइसेंस हो जाए? क्योंकि कई बार आदमी लगाए और शादी का सीजन निकल गया और लाइसेंस तब बन रहा है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में लाइसेंसिंग पूरी तरह ऑनलाइन है। हमारे FSSAI की वेबसाइट है, वो मैं दे दूँगा अभी, आप चाहें तो शेयर कर लेंगे। उसमें ऑनलाइन जाएं और आप अप्लाई करें। डिपार्टमेंट जो भी प्रक्रिया होती है उसको लाइसेंस जारी कर देता है। लेकिन
जैसे इन्होंने कहा कि देर लगती है, तो विभाग ने तत्काल लाइसेंस की प्रक्रिया भी शुरू की है। आप जाइए तत्काल लाइसेंस में अपनी आईडी अप्रूव करिए और आपका इमीडिएटली लाइसेंस जनरेट हो जाता है। विभाग जो अपनी नॉर्म्स कार्रवाई है, इंस्पेक्शन है, वो बाद में करेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। निश्चित तौर पर इस तरह की मीटिंग में ही सीखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ सबने बताई। सीओ सर कुछ ऐड करना चाहते हैं? इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाएंगे ना, इसमें कुछ लोगों को मॉडरेटर का एक्सेस दे देंगे। जितने बाकी लोगों को आप ऐड करना चाहें, कुछ संबंधित विभागों के लिए और जो आपके एसोसिएशन के लिए, उन लोगों को मॉडरेटर एक्सेस इसलिए दे रहे हैं, एडमिन एक्सेस इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग और लोगों को जोड़ सकते हैं। हमारे पास सारे नंबर अवेलेबल नहीं है। अब जैसे ये लाइसेंस की बात आई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आएंगी, हम ऐड कर सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, एक चीज़ कहते हैं ना कि डिजास्टर डज नॉट किल, ह्यूमन अनप्रिपेयर्डनेस है ना, आपदा नहीं मारती है इंसान, जो हमारी तैयारी की कमी होती है वो मारती है। तो जितना अच्छा मटेरियल सर्वे उन्होंने लगाया है, उसको छोटी छोटी लेवल पे हम प्लानिंग कर सकते हैं। अगर लाइसेंस की प्रक्रिया ऐसे फ्री नहीं लग रही है, तो वो तो बता रहे हैं कि ऑनलाइन है, तत्काल में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और उस चीज़ को बहुत जल्दी हो सकती है। तो कृपया आप इस चीज़ को कर लीजिए। अभी सीजन आई है, ऑलमोस्ट शादियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो थोड़ा सा जो हमारी तरफ से सहयोग चाहिए वो हम लोग करेंगे। जी सर, थैंक यू। थोड़ा सा एक चीज़ इसमें, जो हमारे बैंक्वेट हॉल स्वामी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग सभी के पास पार्किंग की व्यवस्था होंगी, लेकिन अगर किसी के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो कृपया करके वो आसपास में कोई ऐसा प्लॉट या कोई भी ऐसी व्यवस्था पार्किंग की कर लें, जिससे कि वहाँ पर शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यदि आपने शादी का वहाँ पर आयोजन करा और अगर आपने पार्किंग नहीं दी है, तो उसके फलस्वरूप लोगों ने सड़कों में अगर पार्क किया है, तो उसमें नैतिक जिम्मेदारी और कानूनी जिम्मेदारी दोनों तौर पर बैंक्वेट स्वामी की रहेंगी। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मैं इस क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट सर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, फर्स्ट रेस्पॉन्डिंग ऑफिसर है हमारे नगर क्षेत्र के, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर पूरे हमारे जितने भी संगठन के लोग और बैंक्वेट हॉल स्वामी और जितने भी सब पहुँचे हुए सभी को आप प्रशासनिक स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या सहयोग आपके द्वारा दिया जाना है, उस पर प्रकाश डालेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एसपी सिटी साहब, सर्किल ऑफिसर अडवाणी धोनी जी, हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साहब, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, इसके अलावा हमारे सभी थानों के थानाध्यक्ष, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, जितने भी हमारे यहाँ बैंक्वेट हॉल, कैटर्स और आपसे जुड़े हुए जितने भी, चाहे वो बैंड वाले लोग हैं या जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि एक शादी को संपादित कराने में जितने लोगों का रोल होता है, उन सभी समुदायों से आए हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। ये एक अच्छा प्रयास है कि इस तरह, क्योंकि हमारा जो राजधानी सिटी है दिनों दिन इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है और हम लोग एक नगर पालिका से ऑलरेडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो चुके हैं और उसमें भी धीरे धीरे हमारे शहर का जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर आने वालों की संख्या बढ़ रही है, नए सेटलमेंट्स हो रहे हैं, शहर का आकार बढ़ रहा है, ट्रैफिक पर दबाव बढ़ रहा है, नई नई जब संस्कृतियों का मिलन होता है, नई नई चीज़ें होती हैं, तो नए नए चैलेंजेस भी आते हैं। जो चीज़ें चलती आ रही थी उसमें परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और अब समय आ गया है कि हम लोग को इस चीज़ को रेगुलेट करना होगा। ये एक अच्छी पहल जो व्यापार संघ ने और आप लोगों ने, विशेषकर पांडे जी ने मिलकर की है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने जो वैवाहिक समारोह हैं उसको भव्य बनाने के साथ साथ अच्छी तरह उसका संपादन हो। दूसरा, हमारे जो मेहमान उसमें सम्मिलित होते हैं उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े और हमारा जो शहर है उस पर किसी आयोजन से किसी प्रकार का बुरा प्रभाव न पड़े। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आवश्यक है कि हम सभी लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर विचार विमर्श करें और जो चीज़ें यहाँ पर आपकी तरफ से आई हैं या जो विभिन्न विभागों की तरफ से बातें आई हैं उन सबको एक साथ करते हुए एक हम अपने लिए, आपके लिए आचार संहिता तैयार करें, निर्धारित करें और उसका हम सब पालन करें ताकि किसी तरह की कोई किसी को परेशानी और दिक्कत न हो। आपकी ओर से जो अपेक्षाएं पुलिस प्रशासन से हैं या जिला प्रशासन से आपकी जो अपेक्षाएं हैं, विभागों से जो अपेक्षाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए विभाग काम करेंगे। लेकिन आपकी और जो हम लोग की अपेक्षाएं हैं, जो आम नागरिक की अपेक्षाएं हैं, जो इस शहर के रहने वाले शहरियों की अपेक्षाएं हैं या जो हमारा रूल ऑफ लॉ कहता है, कानून कहता है, उसका पालन करना हम सबका और आपका भी दायित्व है।
बहुत सारी बातें आ गई हैं, सभी ने अपनी बातें कही और उसमें सारे बिल को मुझे लगता है समावेश हो भी गया है। मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। अंत में जो हम लोग को तय करना है, जो हमारे लिए मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में है, मैं उन बातों पर फोकस करता हूँ जो व्यावहारिक रूप से प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है जब भी कोई बारात पहुँचती है तो जो उसका यहाँ पर भी लड़की पक्ष वाले बारात को रिसीव करते हैं, तो इसमें बैंक्वेट हॉल स्वामी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग जो रिबन लगाते हैं वो ठीक आपने गेट जहाँ से आपका स्टार्ट होता है या बाउंड्री होती है वहाँ पर लगा देते हैं। और ये अक्सर होता है और ज़्यादातर केसेज में होता ही है कि जब बारात वहाँ पहुँचती है उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट एक एपिसोड चलता है रिबन कटने का, और उसमें पूरे बाराती और आपके साथ जितने बैंड वाले हैं या आपकी गाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी सड़क पर 20 से 30 मिनट के लिए स्टक हो जाती है। तो एक तो ये कोई नहीं करेगा। आप अपने एंट्री गेट से कम 30-40 कदम या 50 मीटर अंदर अगर बड़ा बैंक्वेट हॉल हो तो वहाँ पर जाकर आप ये सब सेरेमनी कराइए। ये बात आपको इंश्योर करनी होगी, इस बात को आपको वधू पक्ष के लोगों को बताना होगा, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से हमारे पूरे सड़क पर ट्रैफिक जाम होता है, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है। अगर आप ये भी करेंगे, ये छोटे मोटे चेंजेस जो हैं हमारी यातायात व्यवस्था के लिए बहुत प्रभावी होगी। इस बात को आप इंश्योर कर लें। दूसरा, जो आपने कहा कि बारात को स्टार्ट करने का जो पॉइंट है जिसे हम सामान्यतः जनवासा कहते हैं, जब भी जैसे भाकुनी जी ने बताया कि पूर्व से परंपरा रही है कि आप जब भी कोई बुकिंग लेते हैं तो उसका एक फॉर्मेट है, उसमें आप उन दोनों पक्षों के आप साइन कराइए, फिर आप उसको थाने में दीजिए। तो उस फॉर्मेट को भाकुनी अपडेट भी कर देंगे। कुछ नए अगर उसमें कॉलम्स या रोल ऐड करनी है तो वो कर लेंगे। जैसे अभी फूड सेफ्टी ने बताया कि उसमें कैटरर्स का नाम और उसका लाइसेंस का भी उल्लेख बताओ, बहुत बेहतर है। कौन कैटरिंग प्रोवाइड कर रहा है, कौन बैंड दे रहा है, तो ये सब चीज़ें भी आ जाए तो वो फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इन्फॉर्मेशन दें। कोशिश ये करिए कि 500 मीटर से अधिक दूर बारात का जनवासा न हो, स्टार्टिंग पॉइंट न हो, ताकि एक समय में वो बारात अपने स्थान पर भी पहुंच जाए। दूसरा, जो बैंड वालों के कंसर्न है कि उनके लोगों को अक्सर देर हो जाती है और 10 बजे के बाद तो बैंड और डीजे दोनों वैसे ही बैंड एक तरह से प्रतिबंधित है, तो 10 बजे से पहले तो बारात का आपके बैंक्वेट हॉल तक पहुंचना अनिवार्य है। ये सुनिश्चित करने के लिए ये अति आवश्यक है। तीसरा, ये देखा गया है कि जो आप लोग अपने बैंक्वेट हॉल है उसमें जहाँ आपका लॉन होता है उस एरिया को तो बहुत अच्छा सजा के रखते हैं। आपके जहाँ फूड सप्लाई करते हैं और वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन पार्किंग जो आपका प्लेस होता है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। खासकर उसमें पर्याप्त रोशनी हो, इस बात को आप लोग सुनिश्चित करें, क्योंकि वो कोई भी अगर आपके परिसर में शैडो एरिया है, ऐसा एरिया जहाँ पर लाइट नहीं है या जहाँ पर सीसीटीवी का कवरेज नहीं है, अगर किसी बारात में कभी कोई घटना घटित हो गई, किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ कोई अभद्रता हो गई, कोई घटना हो गई, तो उस केस में सबसे पहले आप टारगेट पे आते हैं। ये आपको इंश्योर करना है कि जितनी आप एलईडी लाइट्स अपने अंदर चकाचौंध करने के लिए अपने कैंपस में लगाते हैं, कम से कम उसका एक 20% आप अपने पार्किंग में भी दीजिए। आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके पार्किंग में कोई भी कोना अंधेरा ना हो, कोई भी कोना ऐसा ना हो जो सीसीटीवी कवरेज में ना हो। होता क्या है कि पूरी बारात जो है वो 3-4 घंटे का जो फंक्शन होता है, उस दौरान मेहमानों को छोड़ने के लिए कई बार उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ है, ड्राइवर्स भी आते हैं, तो वो मेन जो फंक्शन चल रहा होता है कहीं और, ड्राइवर्स बैठे होते हैं कहीं और उसमें अगर कोई शरारती तत्व है और उसका नेचर ऐसा है, 2-4 लोग मिलकर कोई घटना को अगर अंजाम देंगे तो फिर वो सबसे पहले निशाने पर आप आएंगे, क्योंकि आपके कैंपस पर। तो ये बात आप इंश्योर करेंगे कि आपका कोई भी एरिया सीसीटीवी कवरेज से और रोशनी से छूटा ना। डीजे की बात अभी बताया गई, क्योंकि अब थोड़ा समाज में आ गया है, डीजे वाले भी इस बात को जानते हैं कि 10 बजे बाद वो अलाउ नहीं है। कई लोगों ने देखा है कि डीजे के साथ साथ अपने जो आपका स्टेज है उसको इस चीज़ का नोटिस भी लगाया रहता है कि 10 बजे बाद नहीं चलाया जाएगा। लेकिन यहाँ हल्द्वानी में एक परंपरा मैंने देखी है, जैसे ही 10 बजे बाद डीजे बंद होता है तो लोग वो भांगड़ा वाले ढोल को बुला लेते हैं और वो उस डीजे से भी ज़्यादा कर्कश होता है। तो डीजे बैंड होने का मतलब केवल डीजे बैंड होना नहीं है। 10 बजे बाद एक नॉर्मल डेसिबल जो 75 डेसिबल है उससे ऊपर की ध्वनि अलाउड ही नहीं है। ये जो भी बैंड वाले हैं उनके साथ यदि वो एसोसिएटेड होते हैं भांगड़ा ढोल वाला, तो उनको आप बता दें कि 10 बजे बाद वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है।
इसी तरह की घटनाएं होती हैं जब सुबह बारात विदा होती है तारों की छाँव में 4:30 बजे, उसमें भी ढोल बजाने लगते हैं। ये होता है ना, और वो बस डीजे से ज़्यादा कर्कश होता है। तो ये सब बातें आपको बतानी होंगी, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि लास्ट में 112 पे कॉल आती है तो पुलिस जाके वेंकट हॉल स्वामी को ही पकड़ती है। तो आपको अपने लोगों को बताना पड़ेगा, बुकिंग लेते समय ही आप अंडरटेकिंग में और डूज एंड डोंट्स ये स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, अपनी तरफ से भी बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बातें आप बताएंगे तो बहुत बेहतर होगा। फूड सेफ्टी और हाइजीन के बारे में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आपको बताया, वो बहुत बड़ा आपका एस्पेक्ट है और उससे आपकी मार्केटिंग पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा फ्रेश फूड आप प्रोवाइड करते हो उतनी आपकी मार्केटिंग पर प्रभाव पड़ता है, आपकी बुकिंग्स उसी हिसाब से आती हैं। एक चीज़ और जो अभी पुलिस की तरफ से भी बताई गई कि आपके जितने भी लेबर्स हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है जिसमें आप सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी देते हो लोगों को, कई बार बाहर से लाते हो, बरेली से भी बुलाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब हर किसी व्यवसाय जो करने वाला आदमी अपने कंसर्निंग थाने से ऑलरेडी अपना सत्यापन करा के रखता है। तो आप जिसको भी एम्प्लॉय के तौर पर अपने यहाँ रखें, कहीं से भी वो आए तो उसका सत्यापन का फॉर्म उसके पास हो, ये बात आप सुनिश्चित करें और उसको ले लें। उसकी कॉपी आपको अपने पास लेनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी आपके काम हैं उसमें ये बात का आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार से चाइल्ड लेबर का आप नहीं यूज़ करेंगे। तो बाल श्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ये आप सभी जानते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे वो बैंड वाले हों या कैटरिंग वाले हों या आपसे जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं, इसको नहीं करेंगे। बल्क जनरेटर के रूप में आप लोग हैं, वेस्ट डिस्पोजल के लिए नगर निगम ने आपको बताया है। आप लोग बहुत अच्छी बात है कि शहर में आप सभी लोग यूजर चार्जेस दे रहे हैं, इस बात का ध्यान देंगे। अपना जो वेस्ट है वो अगले दिन आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज कर दें ताकि आपका कैंपस नीट एंड क्लीन हो। आतिशबाजी से कई बार परिसर में जब इस तरह की सामग्री रखी रहती है तो उस पर भी आग लगने की संभावना होती है। अभी मैं देख रहा था दीपावली के दिन ही एक दो जगह ऐसा हुआ था, हालांकि उसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर दिया गया था। तो अगर आप खुले में कहीं पर भी कूड़ा ऐसा जो ज्वलनशील है वो छोड़ेंगे तो कहीं और से भी अगर कोई चिंगारी आती है तो उससे दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इन बातों का आप लोग सभी ध्यान रखेंगे तो आप लोग बारातियों की भी और अपनी भी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। हमारे शहर में ट्रैफिक जाम एक बहुत आम मुद्दा बन चुका है, समस्या है। इसको आप बढ़ावा नहीं देंगे ऐसा मैं समझता हूँ। खासकर जो रामपुर रोड पे बहुत बिग फैट वेडिंग्स के लिए जाना जाता है, बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ रामपुर रोड पे होती हैं, तो उस दौरान जो भी ट्रैफिक मैनेज करने के लिए आप लोग अपने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से गार्ड लेते हो, उनको पता होना चाहिए कि हमें कैसे ट्रैफिक को मैनेज करना है। इसी तरह अच्छा है कि जितने वेडिंग पॉइंट्स हैं वो अपने अपने लोगों को इम्पैनल करें ताकि वो आपके विशेषकर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आप कि यहाँ जो भी आएगा सब आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से शादी में शायद ही कोई आता होगा, तो गाड़ियों का दबाव बहुत अधिक है। आप सड़क पर पार्क न कराइए, अपनी पार्किंग की व्यवस्था करिए। जैसे नीरज ने भी कहा कि अगर आपके पास परमानेंट पार्किंग नहीं है तो आप इस बीच 1-1.5 महीने के लिए रेंट पर आसपास कोई प्लॉट ले लीजिए और इसको व्यवस्थित तरीके से पार्क कराइए। कहीं पर भी अगर इन चीज़ों का उल्लंघन होता है तो उसमें पुलिस और प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई की जाएगी। ये बात भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। प्राधिकरण के स्तर से भी फिर उसमें हम लोग संज्ञान लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो एक इनिशिएटिव लिया है खुद आपने हम तक पहुँचकर अपनी एक इस चीज़ को सकारात्मक रूप में पेश किया है कि हम शहर की बेहतरी के लिए इसमें कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। ये एक अच्छा प्रयास है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके सकारात्मक परिणाम हमें इस आने वाले शादी के सीजन में दिखेंगे। आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिटी मजिस्ट्रेट सर, आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि उन सभी पॉइंट से आप सब लोग पूर्ण रूप से अवगत हो चुके हैं। एक जो भी सर ने एड ऑन करा है वो अपने उस पर भी बताएंगे। जो हर्ष फायरिंग कई बार किस तरह के कार्यक्रम के आयोजन में लोग अपने लाइसेंसी शस्त्र या उसका
उत्साह में आकर के हर्ष फायरिंग या कोई इस तरह की यूज करते हैं, जिससे कई बार महत्वपूर्ण मतलब उस जगह पर जो है बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो उसमें क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं और साथ ही साथ में जो हमारा आर्म्स एक्ट है शस्त्र अधिनियम, उसके अंतर्गत भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। तो एक डिस्प्ले जरूर आप अपने बैंकेट हॉल के उस पर एक डिस्प्ले जो डीजे के संबंधित जैसे बना हुआ है, उसी प्रकार का डिस्प्ले जिसमें सिर्फ इतनी कंडीशन की किसी भी प्रकार से शस्त्र का प्रयोग या हवाई फायरिंग या कोई भी हर्ष फायरिंग करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित और निषेध है। यदि कोई इस प्रकार का कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई होगी। इस तरह का डिस्प्ले आपका होना चाहिए। दूसरा, फायर एक्सटिंग्विशर जो भी हमारे बैंकेट हॉल स्वामी हैं, आग को नियंत्रण को लेकर के फायर एक्सटिंग्विशर आपके प्रॉपर ऐसी जगह पर लगे हों जहां पर कि तत्काल अगर कोई ऐसी दुर्घटना किसी भी वजह से होती है तो उसका समाधान किया जा सके। प्लस कई बार होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर लगा है लेकिन व्यक्ति जानता ही नहीं कि उसको चलाना कैसे है, तो थोड़ा सा ये इंश्योर कर लेंगे जो आपके वहाँ पर वर्किंग वाले हैं वो एक या दो व्यक्ति ऐसा हो जो पर्टिकुलर उसको चलाना जानता हो, उसकी हैंडलिंग जानता हो, उसको लेकर के फायर सर्विस के जो हमारे अधिकारी हैं वो लोग भी इसको लेकर के ट्रेनिंग लेंगे। अब मैं मीटिंग को समाप्ति की ओर ले जाते हुए एसपी सिटी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर के हमारी किस प्रकार की तैयारी है उस पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे। एसपी सिटी सर, थैंक यू। आज की मीटिंग में उपस्थित सेक्रेटरी साहब, सीओसी साहब और के अधिकारी, फूड सेफ्टी के व्यापार मंडल के प्रतिनिधि वो उपस्थित अन्य व्यवसाय, जैसे कि विभिन्न वक्ताओं ने अपनी समस्याएं बताई, सुझाव बताया, हमने सब बात की। विभिन्न विभागों की तरफ से उनका निदान भी किया गया, उत्तर भी दिया गया, बताया गया और हमको मैं विस्तृत रूप से सेक्रेटरी साहब ने पॉइंट वाइज फिर दोबारा से उसको थोड़ा बताया, ब्रीफ भी की। मुझे लगता है सारी समस्याएं अब जितनी समस्या आपने बताई उसका समाधान नहीं किया होगा और जो लोग इंस्ट्रक्शन सेक्रेटरी साहब ने दिए हैं वो आप लोग फॉलो करोगे। एक हम इसका मिनट भी बनाएंगे, गाइडलाइन जिसे करेंगे वो जैसे सीओ साहब ने बनाएंगे, व्हाट्सएप आप लोग बनाएंगे, उसको शेयर भी करेंगे, आप लोगों को वैसे भी कम्युनिकेट करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो पुलिस तो वैसे अलर्ट रहती है, सारी विभागों में भी जैसे होता है कि कोई बड़ा साया होता है तो उसमें एक साथ बहुत ज़्यादा सारे होते हैं और हमारे पास लिमिटेड है। एक चीज़ जो होती है जैसे पार्किंग इसमें सारी विभाग में बहुत बड़ा कंसर्न है, उसको हम लोग कम ध्यान देते हैं। मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम तो पार्किंग से ही होती है। तो पार्किंग के लिए जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि आप लोग अभी से ही व्यवस्था कर लीजिए। जब मैं देहरादून में था तो हमने इस पर अनुमति देने के लिए इसलिए फोकस किया कि जब आप अनुमति देते हो प्रशासन में या पुलिस से ज्वाइन तो उसमें बहुत सारी शर्तें लिखी होती है कि ट्रैफिक से लेकर पुलिस से लेकर कंसर्न अनुमति रहता है, उसमें ट्रैफिक कभी रहता है, वायलेट नहीं करोगे, डीजे आप पार नहीं लगाओगे, साउंड ट्रॉली का प्रयोग नहीं करोगे, ये ढोल वगैरह जो 70 डेसिबल से ज़्यादा यूज हो रहा है तो नहीं करोगे। तो ये सब उसमें गाइडलाइन होती हैं। अब यहाँ नहीं है तो ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको आप प्लीज़ फॉलो करिएगा। आप फॉलो करोगे तो ये सबके लिए होगा और इसको पब्लिक अल्टीमेटली पब्लिक को फायदा होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोबारा चलते चीज़ें, जब मैं अगर गाड़ी में बैठा हूँ कहीं से बारात निकल रही है तो मैं उस समय दूसरा व्यवहार करता हूँ और जब मैं उस बारात में शामिल हूँ तो कोई गाड़ी वाला निकलता तो उस समय मेरा व्यवहार दूसरा होता है नहीं। तो कृपया करके जब बारात निकलती है तो जैसे सेक्रेटरी साहब ने सुझाव दिया कि एक तो जनवासा जैसे 500 मीटर से शुरू करके कम दूरी पर कर सकते हैं या वो भी सिंगल लेन में, ये जानने की रोडें काफ़ी छोटी हैं कि ट्रैफिक भी आने दिया जाए तो अगर भाई वक्त इमरजेंसी में भी हो सकता है, एम्बुलेंस भी जा सकती है। कोई जरूरी नहीं कि एम्बुलेंस सिर्फ उसी को इमरजेंसी है और भी कई काम होते हैं, किसी को फ्लाइट पकड़नी है, किसी को और कुछ इमरजेंसी है, किसी ऐसे को जा रहा है उसका भी ध्यान जरूर रखिए। एक साउंड ट्रॉली की बात की भी मुझे लगता है यहाँ साउंड ट्रॉली का प्रयोग होता है बारात में, जो बिल्कुल ट्रॉली को चढ़ के 10 माइक लगा के हाँ होता है तो ये बैन होना चाहिए। क्योंकि देहरादून में जब था तो हमने बैन नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर करता है, वो लोग शायद हाँ बैंड वाले भी हैं। तो ये ट्रॉली को बंद करता है,
बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करता हूँ, चीखते हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, हम अपने पूरा बैनिंग कर दिया लेकिन साउंड क्वालिटी अभी ट्रॉली बैन कर दी गई। और एक चीज़ और है कि जैसे बैंकेट हॉल वाले बुकिंग होते हैं, कोई भी बुकिंग होते हैं, तो उसकी सूचना मतलब थाने के प्रशासन को जरूरत है। अभी हम लोग देने का चलन नहीं है, थाना वाला उसको चेक कर लेगा कि उसमें सारे मेजर्स लेंगे, जैसे सर्टिफिकेट साथ में जैसे सर्टिफिकेट साथ एक चीज़ बताएगी जो 12 डेट पर होती है, वो जो चलता है रिबन काटने वाला, थोड़ा सा हम लोग को कल्चर है, नेगोशिएशन चलता है, उसमें 15 मिनट 30 मिनट कभी कभी 12 खड़ी रह जाती है। तो अल्टीमेटली जगह जो कम है वो रोड में रहती है, जिससे दिक्कत रोड पर होती है। तो उसको थोड़ा अंदर कर लीजिए या फिर दूसरा ऑप्शन आगे से थोड़ा अंदर करके आगे कुछ जो बीच वाला है उससे आगे चलिएगा। पुलिस ड्यूटी मैंने जैसे बताया कि वॉलंटियर रखेगा, पार्किंग में जैसे आप लोगों के लोग रहते हैं, और मैंने देखा कि बारात के साथ साथ भी कुछ लोग खुद ही वॉलंटियर का काम भी करते हैं, तो ट्रैफिक को तो निकालते रहते हैं साथ साथ। ये अच्छा ट्रेडिशन है, इसको भी रखिएगा। कुछ लोग अगर आप डेबिट कर सकें, उनका ध्यान केवल इसी ओर हो कि ट्रैफिक होते हैं ना, ट्रैफिक इसमें चलता है। और मुझे लगता है सारी चीज़ें रिपीट हो गई हैं। रात में डीएम वाला जो इशू था वो बता दिया गया है कि 12 बजे तरह तरह से निपटाया गया। बैंड का भी वही टाइम है जो कि डीजे का टाइम है 10 बजे। और अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो झूले मिलने वाला है, एक कार्यक्रम सुनने में आया कि 12 बजे के बाद भी चलता रहता है, तो वो भी मतलब साउंड पॉल्यूशन की श्रेणी में ही आता है। अगर उसमें भी चीज़ें हों तो उसे देख लीजिएगा। बाकी मैं इस बार करता हूँ एक ट्रैफिक का पॉइंट और एक जो पॉइंट छूट गया था उसमें फायर सेफ्टी का। तो फायर के हमारे जो फायर टेंडर्स हैं, फायर विभाग है, उनको हम बता देंगे कि मेरे जो एरियाज हैं इस तरह के फर्स्ट एरिया उन पर ये डिब्यूट रहेंगे, अलर्ट मोड पर रहेंगे। इवन जो हमारी बाइक्स भी हैं, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ की उन्हें पहुँचना है अलर्ट, वो भी हम उनमें तैनात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये देखो आप लोगों के सहयोग से ही मीटिंग को बनाने का उद्देश्य यही है कि हम आपका सहयोग दे सकें और आप अपनी समस्याएं आपने बताई हैं उनका जितना संभव हो हम उनका निदान कर सकें। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं और जो आज बात हुई है उस पर आप रहने कायम रहेंगे, उसको आप फॉलो भी करेंगे। धन्यवाद।